मध्य प्रदेश की जनता को कोरोना से बचाना है और कोरोना को लेकर जो एक तरह से अफरा तफरी का माहौल है पूरे देश में, उसमें मुखिया के तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त फील्ड में उतरे हुए हैं, लगातार डटे हुए हैं। शिवराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। धन्यवाद दिलीप जी, आपको और जी न्यूज को। शिवराज जी, हम जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक अभियान चला रहा है। मध्य प्रदेश में हमारा एक अभियान है, रोको टोको। कोरोना को भगाना है, कोरोना से डरना जरूरी है, क्योंकि ये पूरे देश को तबाह करने में जुटा हुआ है, एक अदृश्य दुश्मन है। आप क्या कहेंगे, किस तरह के हालात हैं और आपकी रणनीति क्या निपटने के लिए? क्योंकि कई जगह से खबरें ऐसी आ रही हैं कि वो हृदय विदारक हैं, उसमें ना तो किसी का दोष है, ना किसी के लिए हम कहते हैं कि वो अकेला जिम्मेदार है, क्योंकि हम सब इससे नहीं लड़ेंगे तो ये देश में तबाही मचा देगा। शिवराज जी, सबसे पहले तो मैं जी न्यूज को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज से नहीं, जी न्यूज ने बहुत पहले इस खतरे को पहचाना और पहचान कर रोको टोको अभियान प्रारंभ किया। मैंने मध्य प्रदेश में भी देखा, पूरे देश में देखा। जी न्यूज के संवाददाता अलग अलग जगह लोगों को रोक के टोकते थे कि मास्क क्यों नहीं पहना। आपका ये अभियान जनता को बचाने का अभियान है। मैं इस अभियान के साथ हूँ। मैंने भी अपने स्तर पर काफ़ी प्रयास किया, क्योंकि जब कोरोना की एक वेव निकल गई तो लोग लापरवाह हो गए, निश्चिंत हो गए। लोगों को लगा कि अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो कोरोना की वैक्सीन भी आ गई। ऐसा लगा जैसे बीमारी लगभग समाप्त हो गई है। और दूसरा, लोगों को लगता था कि क्या हुआ, अगर कोई हो जाएगा तो इलाज करवा लेंगे। लेकिन जिस तेज़ी से, मैं कहूँगा कि एक तो मानवीय लापरवाही है। अगर ये लापरवाही ना होती, मैंने भी एक दिन भोपाल में 23 किलोमीटर एक गाड़ी पे खड़े रह के अनाउंस किया पूरे प्रदेशवासियों को हाथ जोड़ के कि मास्क पहनो, दूरी बनाओ। मैंने मास्क लगाए लोगों के स्वास्थ्य आग्रह पे 24 घंटे बैठा यही कहने कि दूरी बनाओ, मास्क लगाओ, नहीं तो ये संकट विकट है, हम मारे जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी संकट तो आ गया। अब इस आए हुए संकट से निपटने के लिए मैं खुद भी ये मानता हूँ कि ऐसी भयानक महामारी दुनिया ने शायद इस सदी में तो कभी नहीं देखी। पहले का ध्यान नहीं, कभी प्लेग से, काले बुखार से लोगों की मृत्यु हुई होगी तो सुना ज़रूर हमने है। लेकिन कोरोना को भगाना है तो जी का यही अभियान भगवाएगा। जब तक जनता अवेयर नहीं होगी तब तक पूरी तरह से कोरोना को हम मात केवल सरकार के भरोसे नहीं दे सकते। सरकार, समाज, मीडिया, जनता सब मिल के साथ खड़े होंगे, स्वयंसेवी संस्थाएं, तब जाके हम इस दुश्मन को पराजित कर पाएंगे, मार पाएंगे। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, हमने जो रणनीति बनाई है कोरोना को परास्त करने की, नंबर 1 उसमें है जनता को साथ खड़ा करने की कोशिश करना। और इसलिए कोरोना वॉलंटियर्स हम जगह जगह बना रहे हैं। हर एक जिले में लगभग 1 लाख कोरोना वॉलंटियर्स हमारे बने। समाज सेवी संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं जागरण के लिए उनका सहयोग ले रहे हैं। हमारे यहाँ कोरोना के बारे में कोई फैसला अगर करना हो तो भोपाल के स्तर पे हम नहीं करते। ज़िलों में हमने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाए रखे, जिसमें जनप्रतिनिधि है, समाज सेवी, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं। जनता से चर्चा करके वो स्वयं फैसला करती है कि क्या करना है। इसलिए मध्य प्रदेश में एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है कोरोना कर्फ्यू का। वो कर्फ्यू सरकार नहीं लगा रही, वो कर्फ्यू जनता क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ मिलकर लगा रही है। वो लॉकडाउन नहीं है, लॉकडाउन से थोड़ा सा भिन्न है। उसमें कई चीज़ें प्रतिबंधित नहीं हैं, जैसे फैक्ट्री चालू है, कंस्ट्रक्शन के सारे वर्क चालू है, कई तरह की चीज़ें चालू है। लेकिन जनता जब तक उठ के खुद अवेयर नहीं होगी तब तक इस दुश्मन को हम नहीं मार सकते। इसलिए मध्य प्रदेश में कुछ जगह लोगों ने अपने आप शुरू किया है कि हम अपने गांव से 3 दिन बाहर नहीं निकलेंगे। अगर सामान की ज़रूरत पड़ेगी तो 2 लोग जाएंगे, ले आएंगे, पूरे गांव को सप्लाई कर देंगे। शहरों में, मोहल्लों में भी अभियान चलना भी शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है धीरे धीरे जनता अवेयर होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही एक तरफ ऐसे जिले हैं, खंडवा, बुरहानपुर, जहाँ जनता की अवेयरनेस के कारण जो तीव्रता थी कोरोना की काफ़ी कम करने में वो सफल हो पाए हैं। लेकिन कुछ जगह जहाँ भीड़ भाड़ रही, ये अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया है। तो एक संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए जनता को साथ लेना,
दूसरा टेस्ट की रिपोर्ट जल्दी आए, टेस्ट के बाद आइसोलेशन, विशेषकर कोशिश करें कि होम आइसोलेशन में लोगों की ठीक ढंग से मॉनिटरिंग हो जाए, इसकी व्यवस्था करना। उसके बाद भी बड़ी संख्या में पेशेंट्स आ रहे हैं, इसलिए अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने का काम वो हम लगातार कर रहे हैं। आज हम मध्य प्रदेश में बिस्तरों के मामले में 38,000 बिस्तर कोरोना के पेशेंट्स के लिए हम लोग बना चुके हैं, जिसको बढ़ा के हमको 50,000 तक ले जाना है। और बिस्तरों में भी ऑक्सीजन बेड का महत्व काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि पेशेंट को कब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो ऑक्सीजन बेड अलग और कोविड केयर सेंटर अलग, जहां हम होम आइसोलेशन के अलावा ऐसे पेशेंट्स को कि जिनके घर जगह ही नहीं है, अगर रहने को एक ही कमरा है तो वो आइसोलेट कहाँ होगा, पूरा परिवार का परिवार संक्रमित हो जाता है। तो उसको कोविड केयर सेंटर में ले जाके हम भर्ती करें, ताकि वो परिवार से अलग रह सके और परिवार के बाकी लोगों को हम बचाने की कोशिश कर सकें। दवाई की व्यवस्था, ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था, ये सारी जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों का भी सहयोग ले रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के भी कई अस्पताल हमने इसलिए लिए है कि वहाँ गरीब और मध्यम वर्गीय भाई बहनों का निःशुल्क इलाज सुनिश्चित करवा पाएँ। तो जनता का साथ, इलाज की व्यवस्था और तीसरे वैक्सीनेशन के अभियान को चला के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगवा दें, इस प्रयास में भी हम लोग लगे हुए हैं। शिवराज जी, एक जो बड़ी जो चिंता लोगों के बीच में है, आप प्रदेश के मुखिया हैं और आप कहते हैं कि जनता मेरे लिए भगवान है, आप मामा के रूप में जाने जाते हैं। लोग कह रहे हैं कि आपदा में अवसर, प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमको इससे निपटना है, अवसर तलाशने हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो नकारात्मक तरीके से आपदा में अवसर तलाशते हैं, चाहे वो रेमडेसिविर का इंजेक्शन का मामला हो, चाहे ऑक्सीजन की किल्लत का सवाल हो। क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों को जो इस वक्त परेशान लोगों को और ज़्यादा परेशान कर रहे हैं? मैं एक मुखिया के तौर पर, एक नेता के तौर पर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर आपसे पूछ रहा हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई का संदेश नहीं जाना चाहिए? क्योंकि आप आपदा में अवसर के लिए बिजनेस करिए, आपकी लागत निकल आए, लेकिन आप उस जनता को त्रस्त कैसे कर सकते हैं? चाहे वो 2-4 लोग ही हों, 10 लोग ही हों, लेकिन वो माहौल खराब करते हैं। ऐसे लोगों के लिए आपका संदेश क्या है? दिलीप जी, आपने बिल्कुल सच कहा। मैंने अपील की कि भाई राजनीति के दूसरे मुद्दे हैं, आलोचना करें, गाली दें, प्रत्यालोचना करें, लेकिन ये मुद्दा राजनीति का नहीं है, ये लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। अब कुछ जगह भड़का दिया कि वैक्सीन मत लगाओ, वैक्सीन मत लगाओ, वैक्सीन लगाओगे तो ये हो जाएगा। वैक्सीन लगाने लोग गए तो उन पर लोगों ने पत्थर बरसा दिए। हमारे कुछ जिलों में भी भड़काने की कोशिश कुछ लोगों ने की कि ये वैक्सीन लगवाना नहीं है। इसके पहले जब पहला दौर आया था तब भी अस्पताल ले जाने भी निकले थे तो भी पत्थरों की वर्षा हो गई थी। दूसरी बात ये कि कुछ पॉलिटिकल लोग, अब देखिए ये संकट पे किसी का जोर नहीं है, केवल एक प्रदेश का और एक देश का सवाल नहीं है। दुनिया में हाहाकार मचा है, कौन का हृदय व्यथित नहीं होता जब किसी की मृत्यु होती और चिता जलती है। लेकिन ऐसी चिता पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। अच्छा, कुछ मित्र अगर राजनीति की बात कर रहे हैं तो कोई एक प्रदेश में है क्या? हम फिर जहाँ दूसरी सरकारें हैं वहाँ क्या स्थिति है? और इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे लोग जो अफवाह फैलाते हैं, जो भ्रम फैलाते हैं, जो राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश केवल गाली देने में, इस्तेमाल करने में करना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि ये समय वातावरण बिगाड़ने का नहीं है भाई। ये समय तो सबको साथ लेके चलने का है, इस महामारी से लड़ने का है। लेकिन जो इस तरह की कुछ चेष्टा करते हैं उनमें कुछ राजनीतिक मित्र होते हैं और कुछ बाकी विघ्न संतोषी तत्व होते हैं। तो जो विघ्न संतोषी तत्व है, निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और नहीं तो ये अभियानों को आगे बढ़ने नहीं देते, भ्रम का वातावरण बनाते हैं। और उससे नुकसान आखिर किसका होता है? नुकसान आखिर होता है मानवता का, लोगों का, लोगों की जिंदगी आ जाती है। और इस मामले में मेरा साफ कहना है कि ऐसे लोगों को रोका जाना चाहिए। शिवराज जी, जैसे वैक्सीनेशन की बात आपने की, मैंने भी पहला जो डोज है वैक्सीनेशन का, कोवैक्सीन मैंने लगवाई है और आज चौथा 5वां दिन है। और आप इतनी मुहिम चला रहे हैं, केंद्र सरकार राज्यों को दे रही है, दुनिया भर में भारत की जो वैक्सीन मैत्री का
एकदम चर्चा है, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र की बात करूं या कई मुल्कों की बात करूं, प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके पास वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में पहुंच रही है, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं वो पर्याप्त मात्रा में है, क्योंकि ऑक्सीजन के बेड्स होने ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि आप व्यवस्था कर रहे हैं, वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी हैं, लेकिन लोग तब हताश और निराश होते हैं जब व्यवस्था में थोड़ा तालमेल कम हो जाता है। विरोधियों के लिए तो एक ठीक है, चलिए राजनीति करेंगे, लेकिन जिसकी जान जाती है वो परेशान होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, मैकेनिज्म की बात करूं, तो आपके पास अस्पताल, बेड्स, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर या बाकी इंतजाम वैक्सीनेशन के हैं क्या पूरे जो होने चाहिए? क्योंकि काफ़ी लंबा समय अभी लगेगा, ऐसा माना जा रहा है कि इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है ये। एक तो मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को इसलिए नहीं कि वो मेरे नेता हैं, बल्कि इसलिए कि वो भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके नेतृत्व में देश ने संकट का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। हम स्वदेशी वैक्सीन बना पाए, अपने देश के लिए हम पर्याप्त वैक्सीन दे रहे हैं। ज़रूरत पड़ी तो हमने उस वैक्सीन का उपयोग बाकी को भी करने दिया। लेकिन मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण आपको देता हूँ। मध्य प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन दी जा रही है। समस्या हमारी ये है कि हम अवेयर करके सबको ले आए जो पात्र हैं, 45+ के जो हमारे भाई बहन हैं, अभी सब आ नहीं पा रहे हैं। प्रयास करने के बावजूद भी हम तेज़ी से कर रहे हैं। मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों में है वैक्सीनेशन करने के, लेकिन फिर भी कई लोग अभी बाकी है। तो प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार हर संभव सहयोग कर रही है वैक्सीन देने में। जहाँ तक ऑक्सीजन का सवाल है, हाँ दिक्कत जरूर आई, मैं इससे इनकार नहीं करूँगा। किसी की कल्पना नहीं थी दिलीप जी कि अचानक इतनी बड़ी संख्या में पेशेंट आएंगे और इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। अचानक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी। अब मैं आपको बताता हूँ कि 8 अप्रैल को जहाँ औसतन 130 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध थी हमारे पास, लगातार उसके पहले हमें तो ज़्यादा ऑक्सीजन की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 40-50 मीट्रिक टन में हमारा काम चलता था। पेशेंट्स की संख्या तेज़ी से बढ़ी, हम ऑक्सीजन बेड बढ़ाते चले गए और उसके हिसाब से हमने भारत सरकार से निवेदन किया। प्रधानमंत्री जी से भी मेरी चर्चा हुई और हमने निवेदन किया, गृह मंत्री जी से हमने चर्चा की, निवेदन किया कि हमें ऑक्सीजन चाहिए। उन्होंने कहा कि पीयूष गोयल इंचार्ज, हम उनको खबर करते हैं, आप आपका प्लान भेजिए। आज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं और बहुत पीछे नहीं जाऊँगा। 8 अप्रैल को जहाँ औसतन 130 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हमें उपलब्ध थी, वो बढ़ के आज की तारीख में, कल तक हो गई थी 295 मीट्रिक टन, और आज की तारीख में बढ़ के वो 310 मीट्रिक टन के आसपास हमारे पास ऑक्सीजन आ गई है। इसके बाद हमने भारत सरकार से और बढ़ाने की मांग की, तो उन्होंने तय किया, आज जो तय किया है 16 अप्रैल तक वो 336 मीट्रिक टन, मतलब आज से उपलब्ध कराएंगे। उपलब्ध कराने मतलब आज उपलब्ध कराएंगे तो टैंकर से लेके आने में हमें जो समय लगता है वो लगेगा, बाहर से आएगी तो 20 अप्रैल तक 445 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हमारे पास होगी। 25 अप्रैल तक प्रतिदिन 565 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हमारे पास होगी। 30 अप्रैल तक प्रतिदिन 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हमें होगी। ये भारत सरकार ने तय कर दिया, और ये तय किस आधार पर किया? प्रधानमंत्री दूरदर्शी हैं, इस आधार पर तय किया कि हमें इतने बेड इस तारीख तक हम कर लेंगे, जिस हिसाब से पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है तो ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ेगी। तो उसी अनुपात में आज मेरी प्रधानमंत्री जी से सवेरे बात हुई। प्रधानमंत्री जी सहज ही फ़ोन पर उपलब्ध रहते हैं, उन्हें निर्देश दे दिए और आज ही भारत सरकार ने ये प्लान अप्रूव कर दिया, जो मैंने आपके सामने आंकड़े बताए हैं कि अगर 30 तारीख को 1 लाख पेशेंट होंगे पॉजिटिव तो मुझे इतनी ऑक्सीजन लगेगी, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन उन्हें उपलब्ध करा दी। अब भारत सरकार और क्या सहयोग करे, कोई ये बताए। चाहे ऑक्सीजन का सवाल हो, बीच में रेमडेसिविर इंजेक्शन, इसका संकट आया, आज लगातार उसकी बात हुई। प्रधानमंत्री जी ने भी निर्देशित किया कि भाई व्यवस्थाएं करनी, हमने भी बात की। तो अब हमने उसके लिए भारत सरकार से भी सहयोग मिल रहा है। पर्याप्त उपलब्धता के लिए हम लोगों ने आज जो ऑर्डर देते हैं वो भी दिए। 50,000 इंजेक्शन के हमने ऑर्डर दे दिए, उसकी सप्लाई शुरू होने वाली।
भारत सरकार सहित निजी कंपनियों से बात जारी है। सन फार्मा से मैंने बात की, 20,000 इंजेक्शन उन्हें दे दिए। एक माइलोम कंपनी है, उन्हें 3,000 इंजेक्शन हमको उपलब्ध करा दिए। सिप्ला, जाइडस आदि से भी इंजेक्शन प्राप्त करने के प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 1 लाख और इंजेक्शन के ऑर्डर हम देने जा रहे हैं। शॉर्टेज है क्योंकि अचानक मांग बढ़ी, और कई बार बढ़ती मांग के कारण शॉर्टेज इसलिए भी हो जाती है कि कुछ लोग जमाखोरी करके रख लेते हैं, तो वहाँ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन इंजेक्शन की उपलब्धता धीरे धीरे हम करते चले जा रहे हैं। बेड्स की बात मैंने बताई कि 38,626 बेड्स हमारे पास हो गए हैं। इनको 50,000 तक हम ले जाने की हमने योजना बनाई है। 50,000 इसलिए कि 30 अप्रैल तक 1 लाख मरीज होंगे तो 50% होम आइसोलेशन में जाएंगे, तो 50% को बेड की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा ज़रूरत पड़ेगी तो और तरीके निकालने का हम प्रयास करेंगे। तो भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य सरकारों को भरपूर सहयोग कर रही है। अब कई बार स्थिति ये है कि हम ठीक काम न कर पाएँ और हम दोष दे दें भारत सरकार को, ये तो उचित नहीं है। भारत सरकार और राज्य सरकारों को मिल के काम करके इस संकट से निपटना है। शिवराज जी, अक्सर ये देखा जाता है कि जब आपदा आती है तो देश में समाज एकजुट होता है, चाहे वो राजनीति कितनी भी करते हो, लेकिन इसको किनारे रखते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कई बार कहा जाता है कि ऐसे संकट में सरकार के पास संसाधन उतने नहीं होते हैं कि वो ज़्यादा तेजी से बढ़ सके, तो क्या ऐसे में प्राइवेट प्लेयर्स या वो उद्योगपति जो आपके राज्य में काम करते हैं, जिनके आपके राज्य में बिजनेसेस हैं, हम ऐसे प्रयास कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सब मिलकर इस मुहिम को चलाएं कि रोको टोको तो करना है, लेकिन तमाम इंतजामात में वो CSR एक्टिविटीज़ हों या उनकी अपनी तरफ से जो मदद हो वो उन इलाकों में हो जहां पर सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर लोगों की मदद कर सकें। क्या ऐसी कोई अपील करेंगे आप कि सब लोग जुट जाएं, क्योंकि महामारी बड़ी है? मैं दोनों चीज़ें, एक कई जगह जैसे मैं नाम लूँगा राधा सत्संग, जो हमारा व्यास जो राधा स्वामी सत्संग व्यास जी है, उनने इंदौर में 300 बेड खड़े कर दिए बना के। वो और उनकी संख्या बढ़ा के कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे बढ़ा के इसको 5,000 तक ले जाएंगे। कई जगह ऐसी संस्थाएं आगे आई है जिन्होंने कहा है कि आप तो हमें काम बता दो, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। और छोटे बड़े काम जनता के लोग भी मिलकर कर रहे हैं। इस संकट के समय मैं एक तरफ तो ये कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के नाते मैं व्यवस्थाओं के लिए धन की कमी नहीं आने दूंगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं वो निश्चित तौर पर सहयोग करें, CSR की एक्टिविटीज़ के माध्यम से करें। और भी अगर वो धन दे के करना चाहते हैं, मास्क दे के करना चाहते हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दे के करना चाहते हैं, कोई और चीज़ दे के करना चाहते हैं, तो देखिए संकट के समय सबको मिलके कुछ ना कुछ करना चाहिए। गिलहरी का योगदान भी बहुत बड़ा होता है। राम सेतु बनाने के लिए जैसे गिलहरी ने अपने शरीर पर रेत के कण चिपका के और सेतु पे गिराए थे और ये माना था कि मैं भी तो योगदान कर रही हूँ, तो सबको कोई ना कोई योगदान करना चाहिए। मैं सबसे अपील करता हूँ कि संकट के समय सब कुछ ना कुछ करें। आपने जैसे इशारा किया कि ये वक्त राजनीति का नहीं है, लेकिन विरोधी हैं कि मानते नहीं हैं, कहते हैं शिवराज जी का ध्यान ही नहीं है, चुनाव लड़ रहे हैं दमोह में। और आपके पार्टी के लोग कहते हैं कि जब कमलनाथ की सरकार थी तो वो अपने यहाँ आईफा कराने में लगे हुए थे, अभिनेता और अभिनेत्रियों के साथ समय बिता रहे में ज़्यादा व्यस्त थे, कोरोना की चिंता नहीं थी उनको। मैं इतना ही कहूँगा कि मेरे कार्यक्रम दमोह में बने थे 13 तारीख के दिन भी और 14 तारीख के दिन भी, लेकिन कोरोना के संकट को देखते हुए मैंने तय किया कि अभी इससे निपटेंगे, चुनाव बाद में देखेंगे। मैं 13 तारीख को भी नहीं गया, 14 को मेरा रोड शो था दमोह में। अब आप जानते हैं कि 13 और 14 चुनाव प्रचार का अंतिम दिन 15 था। पार्टी ने प्लान किया था तब जब कोरोना भयानक रूप से फैला नहीं था, तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने सोच के तय किया था कि मैं अंतिम दिनों में जाऊंगा तो चुनाव में फ़ायदा होगा। लेकिन मैंने तय किया, पार्टी को भी मैं धन्यवाद देता हूं, उनने भी मुझे अनुमति दी कि मैंने कहा कि भाई इस समय मुझे व्यवस्थाओं में लगना है, इसलिए मैं चुनाव प्रचार के लिए दमोह नहीं जाऊंगा। मैं दमोह नहीं गया। 14 तारीख को कौन गया? कमलनाथ जी। आप फोटो देखेंगे, कमलनाथ जी गए बिना मास्क के रथ पे चढ़ के और हाथ हिला के वोट मांग रहे हैं। क्या इसको उचित आचरण? मैं कहता हूँ कोरोना में मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहता, लेकिन क्या ये करना उचित था?
जनता के हित में था। आप दूसरों को दोष दें, खुद आप कैसा आचरण करते हैं ये भी तो आप सोचें। और आप खुद क्या करते थे? मैंने कहा कि कोरोना पे मैं नहीं करना चाहता आरोप प्रत्यारोप, लेकिन ये तो वैसे ही हो गया कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। लेकिन शिवराज जी ये कह रहे हैं कि मौत के जो शव हैं उनकी गिनती छुपाई जा रही है, मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, टेस्टिंग हो नहीं रही है, ट्रेसिंग हो नहीं रही है। ये जो खुद तो मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या इन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच में जनता की तकलीफ को सब लोग मिलकर बैठकर उसकी तकलीफ नहीं कम कर सकते? क्योंकि वोट तो उन्होंने आपको भी दिया है, कुछ उनको भी दिया है। पहले वो सरकार में थे, अब आप सरकार में। देखिए, मैं जियो न्यूज के माध्यम से प्रदेश की जनता को और देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि आंकड़ा छुपाने का कोई सवाल नहीं। हम छुपा के क्या करेंगे? मैं तो खुद चिल्लाता घूमा हूं, संकट विकट है, समझ जाओ, लोगों को सावधान करते हुए घूमा हूं। कौन छुपाएगा मौत? क्यों छुपाएगा मौत? इसमें किसी का ऐसा अपराध तो है नहीं कि हमने कुछ कर दिया हो इसलिए मौत हो गई हो किसी, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन सरकारी आंकड़े जो मौत के आते हैं वो डेथ ऑडिट के बाद आते हैं, सेम डे नहीं आते। इतना जरूर है कि आज अगर मृत्यु हुई और आज शमशान घाट में अंतिम संस्कार हुआ तो वो आज के उसमें नहीं आ पाता, वो सेकंड डे आएगा, थर्ड डे आएगा, कई बार ये देर हो जाती है। अब किसी को अगर इसी को मुद्दा बनाना हो तो घुमा फिरा के वो कुछ भी, फिर दूसरे जो संक्रमित हैं वो उनकी मृत्यु भी हो रही है, जो संक्रमित नहीं है मृत्यु हो जाती है तो उनका अंतिम संस्कार भी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है। लेकिन उनकी गिनती कोरोना के कारण मृत्यु में नहीं होती और इसलिए भी कई बार संख्या का अंतर आ जाता है, उसको इशू आप बना रहे हैं। मौत एक भी हो मेरे मित्र, मौत तो मौत है। एक भी इंसान क्यों मरना चाहिए? लाख प्रयत्न करने के बाद भी लेकिन ऐसा हो रहा है, और हो इसलिए भी रहा कि कई बार पता चला कि घर ठीक है। कुछ तो ऐसे मामले हैं कि जब टेस्ट किया तो नेगेटिव आए, लेकिन बाद में अचानक पता चला कि फेफड़ों में संक्रमण हो गया, अस्पताल गए तो जाते जाते चले गए या भर्ती होते ही स्वर्गवास हो गया। इस बार जो कोरोना का स्वरूप है वो बिल्कुल अलग तरह का है। नेगेटिव रिपोर्ट के बाद भी, और केवल मध्य प्रदेश में नहीं, कई जगह ऐसा हो जाता है कि आए और मृत्यु हो गई। एक भी मृत्यु दुखद है, एक भी मृत्यु। शिवराज जी आप जो कह रहे हैं, कोई सवाल ही पैदा नहीं, आप जो कह रहे हैं उससे सब लोग इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस वाले ये भूल जाते हैं कि पड़ोस में राज्य छत्तीसगढ़ है जो कभी मध्य प्रदेश का हिस्सा था। महाराष्ट्र की हालत देख लीजिए, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। तो कांग्रेस वाले कई बार शायद ये सोचते होंगे कि हालात उनके हिसाब से बदल जाएंगे। वहाँ तो कई बार स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे। हर्षवर्धन जो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको फ़ोन करके कहना पड़ा कि अगर स्वास्थ्य मंत्री होकर आप वैक्सीन के खिलाफ बात करेंगे तो फिर सुनेगा कौन? मैं यही पूछना चाहता हूं कि ये चूज एंड पिक कर रहे हैं, जबकि कोरोना तो पार्टी नहीं देख रहा है, कोरोना चुनाव नहीं देख रहा है, कोरोना तो आपके घर में आ रहा है, अपने सदस्यों को लेकर चला जा रहा साथ में। तो ये नासमझी क्यों है कांग्रेस में? कांग्रेस ने वैक्सीन के मामले में भी गंदी राजनीति की है। अब वैक्सीन नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्या जनता को मारना चाहते हैं? वैक्सीन नहीं लेंगे। हमारे वैज्ञानिकों ने बनाई है, विज्ञान ये प्रूफ करता है कि वो सुरक्षित है और ज़रूरी है, और आप जहर फैला रहे हैं कि हम नहीं लेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश से मैं छत्तीसगढ़ भी मेरा है, मुझे कोई खुशी थोड़ी होती है कि वहाँ ज़्यादा पॉजिटिव पेशेंट आ रहा है। महाराष्ट्र भी हमारा है, महाराष्ट्र में पॉजिटिव पेशेंट आते हैं, हमें तकलीफ होती है। लेकिन अगर राजनीति की बात करते हो तो कितने गुना ज़्यादा वहाँ मामले आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगर 10,000 आ रहे हैं तो बगल के छोटे से प्रदेश छत्तीसगढ़ में कितने आ रहे हैं? वो दुखद है, मेरे भाई और बहन है। महाराष्ट्र में कितने आ रहे हैं? ये कोई राजनीति का विषय है क्या? और इसके लिए मैं कोई केवल वहाँ की राज्य सरकार को जिम्मेदार मानूंगा क्या? और इसलिए इस तरह की घटिया और गंदी राजनीति कृपया करके ना करें। अपनी शासित पार्टी की सरकारें भी देख लें। ये गंदा खेल कांग्रेस को खत्म करना चाहिए। शिवराज जी, एक बयान ये आया कि मोदी जी अपनी पब्लिसिटी के लिए वैक्सीन की मैत्री कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं सप्लाई हो रही, विदेशों में जा रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, चाहे कोई भी हो, उनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप अपनी पब्लिसिटी कर लीजिए, लेकिन हिंदुस्तान में पहले दीजिए, एक्सपोर्ट बाद में कीजिए। तो ये भी तो राजनीति है।
देखिए, प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी थे जो चमत्कार किया, इतने जल्दी वैक्सीन बना ली और देशवासियों को लग रही है, पर्याप्त मात्रा में दी जा रही है। ये तो हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे पास वैक्सीन थी तो हमने दूसरे देशों को भी उपलब्ध कराने का काम कर दिया। इसमें कौन सी बुरी, लेकिन हम वैक्सीन लगवाएंगे नहीं, हम वैक्सीन लेंगे नहीं और हम टीकाकरण करेंगे नहीं, और फिर कहेंगे प्रधानमंत्री जी। अरे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, ठोस काम, उनको किसी प्रोपेगेंडा की जरूरत नहीं है, वो तो जनता के दिलों में बसते हैं काम के माध्यम से। अगर वो काम करते हैं तो लोगों को वो काम दिखाई देता है, लोग उनके पीछे उनको मसीहा मानते हैं। अब इसमें अगर आप राजनीति करोगे कि वो तो इसलिए कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये घटिया चीज़ें इनको छोड़ के उनके लीडरशिप में, कोरोना को मारने में के काम में कांग्रेस पार्टी को भी लगना चाहिए, उनके मुख्यमंत्रियों को भी लगना चाहिए। ब्राजील के राष्ट्रपति ने तो नरेंद्र मोदी जी को कहा कि ये हनुमान हैं और पूरी वैक्सीन को जड़ी बूटियों की तरह लेके आ गए हैं ब्राजील में। उन्हें संजीवनी बूटी शब्द का भी इस्तेमाल किया, जहां तक मेरी जानकारी है कि संजीवनी बूटी भेज दी उन्हें। मुख्यमंत्री जी, आखिरी गर्व का विषय है। मेरा आखिरी सवाल यह है कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कहते हैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाएंगे। इसमें बीजेपी कहां से आ गई? ये तो शर्म आना चाहिए भाई। कोई वैक्सीन बीजेपी की और कांग्रेस की होती है क्या? वैक्सीन तो वैक्सीन है जो कोविड के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है। अब कोई अगर ऐसी बात करता है तो कौन कहेगा कि समझदारी की बात है? क्या ऐसे मित्रों को नेतृत्व करने का हक है? अरे कोई वैक्सीन हो, दवाई हो, कोई बीजेपी और कांग्रेस की दवाई होती है, देश ने बनाई। अब कम से कम भगवान के लिए ऐसी घटिया बातें ना करें। चलते चलते हम आपको ये आश्वस्त करना चाहते हैं और आपसे एक भरोसा लेना चाहते हैं प्रदेश की जनता के लिए, हम इस मुहिम को लगातार चलाएंगे। हमारा मकसद ये है कि आप जो कर रहे हैं सरकार के मुखिया के तौर पर, सरकार जो कर रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय, महकमा कर रहा है, फ्रंटलाइन वर्कर्स कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन कर रहा है, हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, प्रदेश के कोने कोने तक हम ले जाएंगे। शिवराज जी, हम आपसे सिर्फ ये आश्वासन चाहते हैं कि प्रदेश की जनता को आप कहेंगे कि जो लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, जो लोग गड़बड़ी फैला रहे हैं, जो टेस्ट के ज़्यादा रेट ले रहे हैं, उनको कोई सख्त चेतावनी देंगे और सरकार हर वक्त उनके साथ, उनकी सुविधाओं के लिए खड़ी है, ये भरोसा दिला दीजिए और हम आपकी मुहिम में आपके साथ हैं। जी न्यूज को मैं फिर हृदय से धन्यवाद देता हूं, ये विश्वास दिलाते हुए कि अगर इस आपदा में किसी ने गलत कदम उठा के लाभ कमाने की कोशिश की तो कालाबाजारी करने वाले, गड़बड़ करने वाले कोई छोड़े नहीं जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मैं जी न्यूज की इस भावना से पूरी तरह से सहमत हूँ और आश्वस्त करता हूँ, और एक बार फिर हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप देश को बचाने का काम कर रहे हैं, आपको धन्यवाद। शिवराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे राजनेता जब सड़क पर उतरते हैं, स्वास्थ्य आग्रह करते हैं, खुद मास्क बांटते हैं और माइक में जगह जगह अनाउंस करते हैं, तो उसको भी समझना पड़ेगा जो इस खतरे से अनजान है, क्योंकि आप मास्क नहीं लगाएंगे तो दूसरे की जान खतरे में डालेंगे। आप पूरा पालन करिए, वैक्सीन ज़रूर लगाइए अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और हम इस मुहिम को लगातार जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, जी मीडिया में जारी रखेंगे। शिवराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे इस पूरी चर्चा के लिए। आपको भी दिलीप जी बहुत बहुत धन्यवाद, जी न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, और हमारा यह अभियान रोको टोको जारी रहेगा। बने रहिए जी मीडिया के साथ। नमस्कार।